मैंने हिस्ट्री में पीएचडी वगैरह कुछ नहीं है मेरी। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और ये मुद्दों पे मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि आज कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना हो तो हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये जो आपने टॉपिक दिया है 2014 के बाद का भारत, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे दूँगा। वो तो 7th सेंचुरी से ही आया, मलाबार के तट पर। और जैसे रवि बता रहे हैं कि वो भी, उनका भी पूर्वज पहले जैन थे और मर्चेंट्स के इंटरेक्शन से इस्लाम आया। ये बात मैं क्यों याद दिला रहा हूँ कि इसको लगातार इस्तेमाल किया जाता है कि इस्लाम यहाँ मुसलमान राजाओं के माध्यम से 11वीं शताब्दी के बाद से आया। और वो जो आप जानते होंगे ना उनको, वो आरएसएस के सबसे बड़े लीडर कौन है? मोहन भागवत। तो अभी फिर से बोले कि 11वीं शताब्दी के बाद से आक्रांता बोलते, आक्रमण करने वाले। तो मैं दोनों शब्दों को थोड़ा पहले लेना चाहता हूँ कि आक्रांता यानी जिसने बाहर से आक्रमण किया हो। अब आज चाइना अपनी ज़मीन पे कब्जा लेता है तो आक्रमण है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री डिफाइंड है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। पर पहले जो आना जाना था, पहले ऐसी बाउंड्री थी क्या? पहले ऐसी बाउंड्री नहीं थी। 3500 साल पहले आर्य भी आए थे, वो भी आए थे, क्योंकि वीसा, पासपोर्ट, नेशनैलिटी उस समय कुछ नहीं थी। तो पहले तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस्लाम एक विदेशी धर्म है। मुझे लगता है कोई भी धर्म देशी विदेशी नहीं होता। धर्म ये पूरी मानवता के लिए होते हैं। और फिर उसको वो जोड़ते हैं कि मुसलमान राजा, तलवार, कुरान, तलवार से डराया और ये किया। जबकि मैं शॉर्ट में इसको कह दूं कि भारत में जो इस्लाम आया उसके बारे में स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में लिखते हैं कि यहाँ जो इस्लाम का ज़्यादा प्रसार हुआ वो वर्ण व्यवस्था के अत्याचार के कारण हुआ, जाति व्यवस्था के अत्याचार के कारण हुआ, मेल जोल से हुआ। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी इस बात को फिर से मुझे याद आ गई। अभी मैंने वो फिल्म देखी थी कश्मीर फाइल्स, पता नहीं यहाँ आई है कि नहीं? यहाँ भी फ्री में दिखाया कि नहीं? वो व्यापारी टिकट। तो उसमें एक बहुत गंदा सेंटेंस है कि सूफियों की तलवार के माध्यम से इस्लाम फैला कश्मीर में। अब ये बात, इतना कोई झूठा डायलॉग लिख सकता है तो फिल्म में क्या होगा उसकी कल्पना करना बाहर है। क्योंकि सूफी संत हों या भक्ति संत हों, उनका मुख्य उद्देश्य जो रहा था वो धर्म का मर्म, एसेंस ऑफ रिलीजन, जो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाता है, उसके आधार पे सूफी संत भी थे और भक्ति संत भी थे। और ये भी बता दूं कि राजाओं के माध्यम से धर्म नहीं फैलता। कई बार दो राजा विरोधी लड़ते हैं, जीतने वाला राजा हारने वाले राजा पर अपना धन लादना चाहता है, पर वो राजा के लेवल पे रहता है, प्रजा के लेवल पे उस प्रकार का नहीं रहता। तो खैर वो एक है। तो दूसरा, भारत में इस्लाम का तो इतिहास बहुत पुराना है और उसके बाद कई मुसलमान राजाओं का शासन भी रहा। उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कि ये मुसलमानों का शासन था। अब ये किसने किया मैं बताता हूँ, पर ये मैं बताता हूँ आपको कि मुसलमानों का शासन कैसे था। कि सभी मुसलमान राजा थे क्या? कई राजा मुसलमान थे, पर प्रजा तो 99.9% खेती करती थी, किसानी करती थी, दस्तकारी करती थी, मजदूरी करती थी। तो मुसलमानों का राज नहीं था। कुछ मुसलमान राजाओं ने राज्य किया और कुछ मुसलमान राजाओं ने भी राज्य किया, वो मजहब के आधार पे नहीं किया। औरंगजेब का भी जो देखिए, तो अब हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनसे लड़ाई हुई, पर लड़ाई में औरंगजेब खुद कभी नहीं आए। उनकी तरफ से जो आए उनका नाम था राजा जय सिंह। और एक दूसरी हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के आधार पे राष्ट्रवाद को विकसित करते हैं। तो शिवाजी महाराज की भी जो अफजल खान से भी लड़ाई हुई, तो शिवाजी महाराज को जिसने वाघनख दिया था वो था रुस्तम जमान, जो बीजापुर के राजा का रिलेटिव था या उससे संबंधित था। और अफजल खान के साथ जो उनका सचिव था वो था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो मुख्य रूप से
भारत में मुसलमानों को विदेशी सिद्ध करना ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इट इज़ ए पॉलिटिकल प्रोसेस। क्योंकि अगर आप देखें तो मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू राजा भी अधिकार में रहते थे। यहाँ की वर्ण व्यवस्था बदली क्या? नहीं। आपको एक बात सुन के हैरानी होगी कि ज़्यादातर मुसलमान राजाओं के एडवाइजर्स ये हिंदू रहते थे और उसमें भी ज़्यादा ब्राह्मण रहते थे। तो खैर ये एक इतिहास का भाग है। मतलब कि ये, अब तीसरी बात ये भी है कि मुसलमानों पे तीसरा जो दोष लगाते हैं वो मंदिर मस्जिद तोड़े। मंदिर तोड़े, मस्जिद नहीं, पर मेरे मुंह से सच निकल गया कि मंदिर तो तोड़े पर मस्जिद भी तोड़ी, क्योंकि औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक बार मस्जिद भी तोड़ी। और जो मंदिर तोड़ा, एक मंदिर तोड़ा, 50 मंदिरों को दान दिया। तो इतिहास हमको क्या बताता है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, तो अब अभी वो जो मस्जिद बनी है वहाँ उसको तोड़ के मंदिर बनाएंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि हर एक मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने मत जाओ, 3 करके काफ़ी है, उतने से हमको बहुत पावर मिल जाएगा। तो ये जो बात कही जाती है, औरंगज़ेब ने कितने मंदिरों को दान दिया, वो मैंने अपनी कई किताबों में उसको लिखा है। और क्योंकि राजाओं की नीतियाँ तो कुछ अलग ही होती थी। पता नहीं आप में से कितने लोग, सब, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि पहले मैं मेरी जनरेशन के एग्जाम्पल बहुत देता था। एक मुगल आज़म नाम की फिल्म आई थी, आपको पता होगा, अकबर, उसके महल के अंदर मंदिर है, कृष्ण जन्माष्टमी का, वो फिक्शनल है पर वो सच्चाई कुछ होगी तो उसी के आधार पे फिक्शन बनता है। फिक्शनल है, उसी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अकबर उसमें हिस्सा लेता है। तो ये दूसरा जो अब तोड़ने का सवाल है, उन्होंने पकड़ लिया बाबरी मस्जिद के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि मान लो ये बात सही नहीं है कि बाबर ने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, तो उसके लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार क्या है? क्या सवाल नंबर 1। नंबर 2, इतिहास में हम कितना पीछे जाएंगे? अभी अपने देश के 2 कानून, अभी बाबरी मस्जिद को छोड़िए तो बाकी सभी धर्म स्थलों पर एक कानून लागू है, वह 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। ये क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 में जो जगह जैसी थी, जिसका धर्मस्थल था वो वैसा रहेगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947। अब ये एक बात हो गई। और दूसरा एक कानून मुझे अभी प्रशांत भूषण के एक वीडियो मैंने देखा, एक है लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। मैं तो वकील हूँ नहीं, मैं हिस्टोरियन हूँ। लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास 30 साल से ज़्यादा है तो उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। मस्जिद 500 साल से है, 400 साल से है, उस पर सवाल उठाना टोटली गैर कानूनी है। अब इसी के साथ साथ वो जो एक और बात ऐड कर दूं कि हुआ तो ऐसा है कि उन्होंने कुछ 2-4 मंदिर तोड़े, उसको पकड़ लिया, पर इस बात को नहीं, अभी मैं पढ़ के हैरान हो गया, उसको थोड़ा और कंफर्म करूंगा। अभी 2020 में सोमनाथ मंदिर में खुदाई की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, IIT गांधीनगर की मदद से, और उसमें मिला कि सोमनाथ मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला इमारत है, एक L शेप्ड स्ट्रक्चर है और बुद्ध विहार है। कहां तक जाओगे आप इतिहास में वापस? दूसरा, स्वामी विवेकानंद अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि ये जो जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, पहले ये बुद्ध मंदिर था। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि बहुत सारे बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, और ये सब बहुत सारी कहानियां हैं। तो इतिहास में राजा लोग मंदिर क्यों तोड़ते थे? सरल बात थी, एक तो वहाँ संपत्ति होती थी, मुसलमान राजाओं ने तोड़ा, हिंदू राजाओं ने भी तोड़ा। कल्याण की राज तरंगिणी में राजा हर्षदेव का उल्लेख है कि उसने तो बोला झंझट ही खत्म, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, तेरा काम यही है कि मंदिरों में जो सोने चांदी की मूर्तियां उसको उखाड़ के ले आना। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। तीसरा जो चीज़ पे मुसलमानों पे जो चार्ज लगता है कि वो पार्टीशन के बारे में। अब पार्टीशन के बारे में क्यों हुआ, वो एक बहुत लंबी कहानी है। उसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल,
ये उसमें मुख्य कारण था। और जिन्ना को तो सब जानते, पर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अल्लाह बख्श को कितने लोग जानते हैं? ज़्यादा लोग नहीं जानते। कौन है अल्लाह बख्श? 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कराया, तो उसके 3 महीने के अंदर अल्लाह बख्श, जो उस समय सिंध के प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, चीफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई 50,000 मुसलमानों की, उसमें 5,000 खवातीन, औरतें, और रिजोल्यूशन क्या पास किया गया? मुख्य जो उसमें गीत गाए गए, नारे लगाए गए, महात्मा गांधी की जय, भारत यूनाइटेड इंडिया की जय, और प्रस्ताव पास किया गया कि हम मुसलमान, हम गरीब मुसलमान, हम गरीब मुसलमान ये पाकिस्तान की मांग के विरोधी हैं। वी अपोज दिस डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। हम यहीं के कंपोजिट कल्चर, मिले जुले सभ्यता संस्कृति में रहना चाहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि इन लोगों ने इतिहास को, एक तो जो मेरे को स्टडी करना पड़ा, एक तो यह है कि भारत में शाह, हूण, अलग अलग लोग आते रहे, बसते गए, कारवां बनता गया, ये एक समझने का तरीका है। और दूसरा जो तरीका बाद में विकसित हुआ आज़ादी के आंदोलन के दौरान। अब आज़ादी के आंदोलन के दौरान क्या हुआ? एक तो पहले 1857 की लड़ाई के बाद, 1857 मंगल पांडे चिंगारी लगाते, बहादुर शाह जफर लीड करते, बहादुर शाह जफर के साथ तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान जब मिलके लड़ते तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते, और उसमें इतिहास को लाते। वो क्या लाते? उसके पहले ही ऑलरेडी उन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी थी। 1817 में जेम्स मिल की एक किताब आई थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने यहाँ के पीरियड को एंशियंट हिंदू पीरियड, मीडिएवल मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड। आप समझ इसकी चालाकी? अब एंशियंट काल में, पहले आप बताइए कि कोई भी राजा पूरे भारत के ऐसे राज्य में राज्य करता था क्या? एक सम्राट अशोक था, जिसका राज्य तो अफगानिस्तान तक गया था, पर सम्राट अशोक तो बौद्ध था, बौद्ध तो कोई है नहीं। अब राजा के धर्म से पीरियड को उन्होंने कर दिया, और पूरे इतिहास को राजा के धर्म के केंद्रित बना दिया, सेंटर्ड अराउंड किंग्स रिलीजन। तो उसमें एग्जाम्पल मिल गया, मान सिंह और अकबर की लड़ाई हुई, भाई ये तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो गई, इसका भी मैंने स्टडी किया। हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई, एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है, और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर की फौज का लीडर कौन है? राजा मान सिंह। और राणा प्रताप के 2 जनरल, 2 सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, यस। दोनों तरफ मुसलमान, यस। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, पर उसको ऐसे ही महाराणा प्रताप को एक हिंदू हीरो, नेशनलिस्ट हीरो, शिवाजी महाराज नेशनलिस्ट हीरो करके, इसमें मैंने बहुत कुछ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन राजाओं के आधार पे नंबर 1 लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताया गया, जो गलत है, और उसके कुछ उदाहरण चुन के आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई। और तीसरा एक छोटा सा मुद्दा, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादातर लोग, जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के साथ साथ और भी हुआ, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी, यहाँ से इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। इंडियन नेशनलिज्म, अब ये जब चीज़ें आ रही थी तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट, मॉडर्न वर्किंग क्लासेस, मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस आए, और इधर से जो पुराने थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये बहुत डिस्कम्फर्ट में गए। डिस्कम्फर्ट, उनको तकलीफ क्यों हुई? कि उनका पावर कम हो रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कि इसको एलाबोरेट करना है। इनका पावर कम हो रहा था, इनका पावर बढ़ रहा था।
तो मोटे तौर पे इधर से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, इधर से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, और इधर से जो ऑर्गेनाइजेशंस बने उनके नाम को जरा पैटर्न को देखिए। सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, ये नाम का थोड़ा पैटर्न आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा कम्युनलिज्म का समझ जाएगा। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरे ग्रुप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीन नाम को दोहरा दूं, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर जो पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार बड़े चालाक, उनका पावर कम हो रहा है तो वो ये नहीं बोल रहे हम जमींदार लोग खतरे में हैं। मुसलमान नवाब बोलता है इस्लाम खतरे में, तो हिंदू राजा क्या बोल रहा होगा? हिंदू धर्म खतरे में। धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में लोगों का पावर होता है। खैर, तो इसके कारण एक्चुअली ब्रिटिश ने इनको एनकरेज किया, इधर वालों को एनकरेज किया, इधर वालों को सप्रेस किया, और यहीं से खैर पार्टीशन की स्टोरी हुई। और जो आज जो पार्टी का राज है बीजेपी, और इसी दौरान जो संगठन बने उनका भी, इधर के मैंने संगठनों का नाम लिए वो भी ले लूँ तो शुरू में इसमें राजा नवाब जमींदार जागीरदार, बाद में इसमें कुछ शिक्षित मिडिल क्लास अपर कास्ट एलिट जुड़ गए। तो इधर से भी तीन संगठन का नाम ले लेता हूँ। पहले संगठन का लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे संगठन लीडर का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। कौन सी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने बाद में? हिंदू महासभा। यही देख लीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा के इन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा की, ये हिंदुत्व एक अलग चीज़ है हिंदू धर्म से, और वहीं से हिंदू राष्ट्र के लिए एक और संगठन बना, उसको आप पहचानते होंगे, 1925 में बना। पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल प्रमोशन हो गया आरएसएस। कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र। तो ये जो पार्टीशन के बाद मुस्लिम कम्युनलिज्म मेजॉरिटी पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्से यहाँ भी मौजूद हैं जो आज भी मुसलमान कम्युनिटी के अंदर भड़काकर मुसलमान कम्युनिटी का नुकसान भी करते हैं। मुस्लिम कम्युनलिज्म भी है, पर मुख्य रूप से जो कम्युनलिज्म ज़्यादा बढ़ा वो हिंदू कम्युनलिज्म था। और 1980 के बाद दिखा बहुत, 1914 के बाद जो आपने डेडलाइन दिया और दिखा, पर उसकी रूट वहाँ नहीं है। रूट बनी 1925 से। 1925 से आरएसएस ने अपने 5 से 15 साल के लड़कों के बीच में उनको ब्रेन वॉश करना चालू किया कि ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी है, और हमको यहाँ हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। इसके आधार पे उन्होंने जो स्वयंसेवक तैयार किए, प्रचारक तैयार किए, आज स्वयंसेवक लाखों की संख्या में हैं, प्रचारक हजारों की संख्या में हैं, और उसी के साथ धीरे 95 ईयर से काम कर रहे हैं। एजुकेशन, मीडिया, कल्चर, आदिवासी, दलित, औरतें, सब एरिया में इन्होंने काम करके एक नेटवर्क बना लिया। और बाबरी डिमोलिशन के बाद जो देश का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इनका पावर बढ़ते गया। अब यहाँ आपको मैं येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बता दूँ। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी ये है कि जहाँ भी एक, पहले आपसे पूछ लीजिए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ बाद में चलकर बीजेपी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और बीजेपी जहाँ पावरफुल हो जाती है आरएसएस को उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और वो फिर बाद में आगे आप देखिए तो आपका जो सवाल था 2014 के बाद क्या, 1998 में पावर में आए, माइनॉरिटी में थे, थोड़ी बहुत खुसफुट करने की कोशिश की एजुकेशन में, साइंस में, पर मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए उतना नहीं किया। 2014 के बाद पूरी मेजॉरिटी, 2019 के बाद और मेजॉरिटी। तो उसके बाद से उन्होंने उसी के साथ साथ जो ये आपको याद रहेगा प्रचारक, मैंने बोला प्रचारक,
ये आरएसएस में इसका हाईएस्ट लेवल रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहता है, वैसे आरएसएस का ये प्रचारक रहता है। ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस तो बनाते हैं, बीजेपी, एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं पुलिस में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में वगैरह वगैरह। और यही फ़र्क है 2014 के बाद, क्योंकि वो पूरी मेजॉरिटी में है। उन्होंने इन सब एरियाज में अपना अंदर से भी कब्जा जमाया, बाहर से भी कब्जा जमाया। और जो भी आप कहेंगे, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलना चाहिए। जुडिशरी का एक ही मानदंड है, वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वो बहुत सारे कारणों से उन्होंने कुछ अंदर से घुसपैठ की, कुछ ऊपर से मैनिपुलेट किया, तो पूरी तरह से बढ़ गई। और जो अन्याय है, ये भी बता दूं आपको कि कम्युनल वायलेंस में 14% मुस्लिम्स हैं। कम्युनल वायलेंस में मरने वालों में करीब 80+% मुस्लिम्स का है। फिर दूसरा, अमेरिका से प्रॉब्लम आ गया, इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे अलकायदा, इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह, उन्होंने जैसे उनका ब्रेन वॉश किया। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 2014 के बाद से हुआ ये है कि आज पूरी तौर पे जो कब्जा है, ये सेक्टेरियन आइडियोलॉजी, रिलीजियस नेशनलिज्म, इनका बहुत कब्जा मजबूत हो गया। और उसके कारण ये जो सब हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये हाईएस्ट एग्जाम्पल है। जस्टिस कितना गड्ढे में गिराई जा सकती है, जस्टिस से दूर जाके आप कितना कर सकते हो, करते हो, उसका एक ही उदाहरण देखना हो तो बुलडोज़र पॉलिटिक्स में दिखता है। अब बोलते हैं ये घर इलीगल थे तो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों दिया, आपने उसको पानी क्यों दिया? इलीगल थे तो कोई एक दिन के नोटिस पे घर को तोड़ता है? एक क्लियर कट यहाँ एक ऐसा वातावरण खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो एक तरफ से मुस्लिम्स को कॉर्नर पे करना, उनके पूरे अधिकारों को दबाने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ से दलित्स के अधिकारों को भी कमज़ोर करना, दलित आदिवासियों के अधिकारों को कमज़ोर करना। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई है। एक सोशल इंजीनियरिंग नाम का वर्ड है, वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। खैर, ब्रीफ में इतना ही बताऊं कि कोई भी पॉलिटिक्स जो मज़हब के नाम पे होता है वो देश को पीछे ढकेल कर ले जाता है। दो अच्छे उदाहरण आपके पास हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, उसके हालात आप देख रहे हो कितने पीछे। श्रीलंका सिंहला बुद्धिज़्म के नाम पे पॉलिटिक्स चला 1990 से, उसके हालात दिख रहे हैं। और तीसरा एक जो मेन मार्कर मुझे दिखता है पॉलिटिक्स का, उसमें दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक आज़ादी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ सबसे बड़े परिवर्तन दो थे, एक अंबेडकर का संविधान और दूसरा नेहरू की पॉलिसीज़। उसको एक चीज़ के माध्यम से आपके सामने मैं रखूँगा। सोमनाथ का मंदिर का मैंने अभी बात की, उसके नीचे क्या मिला है? सोमनाथ के मंदिर के बारे में उस समय कुछ लोगों ने कहा सरकार ने इसका रिनोवेशन करना चाहिए। नेहरू ने बोला सरकार का ये काम नहीं है। फिर लोगों ने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, फिर सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का काम क्या है? तो 1956 में नेहरू उसका जवाब देते हैं। कब जवाब देते हैं? भाखड़ा नंगल के डैम के उद्घाटन के समय। भाखड़ा नंगल डैम के समय, उद्घाटन के समय कहते हैं ये जो बांध हैं ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। उसमें जोड़ दें हम, ये जो IITs हैं, ये साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। खैर, ये एक पॉलिटिक्स था। और 1990 के बाद से ये दूसरा पॉलिटिक्स आया कि मस्जिद के नीचे पूजा के स्थान को ढूंढने का। अब मुद्दा ये है कि हम लोग करें क्या। 20-25 लोग अपन यहाँ हैं, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिसमें ज़्यादा परसिक्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो मुख्य मुद्दा तो ये है कि अभी हम पिछले 4 दिन से यहाँ थे,
पहली कोशिश तो हम जो कर रहे हैं इतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर है कि यहाँ जो भी लोग सेक्युलरिज्म, अब सेक्युलरिज्म तो बदनाम शब्द है, फिर भी मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। सेक्युलरिज्म उसको आप बोल सकते हैं डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, जो हमारी सभ्यता संस्कृति में था। रहीम भगवान कृष्ण पे दोहे लिख रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी के मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर ये बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में बहुत बड़े साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारी जो मिली जुली परंपरा मध्ययुगीन काल में थी, जिसमें संत कबीर भी हुए, गुरु नानक भी हुए, निज़ामुद्दीन औलिया भी हुए, ख्वाजा गरीब नवाज भी हुए। ये हमारी एक सभ्यता को तोड़कर ये एक प्रकार का जो वर्णन देना चाहते हैं, वो मुख्य रूप से इसको हिंदू धर्म के नाम पे कर रहे हैं। पर वास्तव में ये मेरे दोस्त विवेक कोडे जी अभी बता रहे थे, एक अच्छा शब्द जो उसके लिए है वह है ब्राह्मणी। मैं इसको कई बार ब्राह्मणवाद कहता हूँ, ब्राह्मणी शब्द और भी अच्छा है। मनुवाद भी इसके लिए कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जन्म से हम ऊंचे नीचे हैं, एक सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और फिर सबसे नीचे सबकी सेवा करने वाला। तो उस प्रकार की व्यवस्था को लाने की एक कोशिश है। तो आज हम क्या करें? सवाल यह है कि ये जो पूरी नफरत की राजनीति फैली, वो नफरत की राजनीति के पीछे गलत धारणाएं समाज में डाली गई। शाखा से शुरू हुई, स्कूलों में गई, किताबों में गई, मीडिया में गई। 2004 के बाद तो पूरा मीडिया ही बिक गया। मीडिया में गई और मीडिया के साथ साथ ये फिर अभी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ों में गई। तो दोस्तों, मैं ये जानते हुए कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ की सबसे बड़ी विक्टिम है, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमें निश्चित रूप से उस रास्ते पे चलना है जो सूफी संतों ने दिखाया था, भक्ति संतों ने दिखाया था, जो महात्मा गांधी ने दिखाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिखाया था, जो हमारे संविधान को रास्ते पर आता है। ये एक बात। और दूसरा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ लोग, हमारे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज से नफरत को दूर करने के लिए इसकी जड़ों पर जाकर जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में आप बताइए, लोगों को अपनी तरफ जीतिए और अपने अपने एरिया में बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो जो जिसको कहते हैं प्रगतिशील आंदोलन, अभी हुआ है दिल्ली में, किसानों का आंदोलन हुआ, दिल्ली में शाहीन बाग हुआ। अभी यहाँ तो औरतें भी नहीं है, पर औरतों ने रास्ता दिखाया कि भाई हम सीए को रोक सकते हैं। जो डिटेंशन कैंप बन रहे हैं कब इस्तेमाल में आएंगे वो पता नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी जो कोशिशें चल रही हैं उसमें आप उसमें योगदान दे सकते हैं। आप अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटर बना सकते हैं जहाँ दोस्त लोग मिलते हैं, गपशप करते हैं, कम्युनिटी की बातें करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियोस जो सच्चाई को बताते हैं, और उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। एक नाम याद रखेंगे रवि आप, अशोक कुमार पांडे, दूसरा नाम याद रखेंगे आनंद पटवर्धन। इनके बहुत बेहतरीन वीडियोस इस पे हैं जिसमें हमको क्लैरिटी मिलती है सच्चाई क्या है। खैर उसमें मेरे भी वीडियोस हैं, मैंने भी इन्हीं चीज़ों पे काम किया हुआ है। तो ये सबको कम्युनिटी में दिखाना और ये सही चीज़ों को समाज में ले जाना, नफरत की जड़ों को काटना, ये पहला काम है। दूसरा कि अब पॉलिटिकल लेवल पे मुस्लिम कम्युनिटी तो टैक्टिकल वोट करती है, उसमें मुझे कोई ज़्यादा बताने की कोशिश ये नहीं है। अभी भी हम उसके लिए भी मिले थे कि भाई ये पार्टी कभी पावर में नहीं आना चाहिए। तो कल हम रात को गपशप कर रहे थे तो लोगों ने बोला ये पार्टी पावर में नहीं आना चाहिए, तो आप किस पार्टी को रिकमेंड करेंगे? मैंने कहा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो लोगों पे छोड़ दो। सिर्फ इतना बताओ, अब थोड़ा अंग्रेजी में बोलता हूँ, वी डोंट हैव ए चॉइस बिटवीन गुड, बेटर एंड द बेस्ट। वी हैव ए चॉइस बिटवीन बैड, वर्स
वर्स्ट एंड बीजेपी। तो यहाँ से आप इस बात को देखिए, ये चुनावी लेवल पे है और कम्युनिटी के लेवल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब लोगों ने जो रास्ता दिखाया। क्योंकि अभी भी मुझे जो आपके यहाँ मुद्दे हो रहे हैं, सवाल है कि अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल आएगा तो कम्युनिटी के कुछ लोग बहुत रिएक्शन देंगे। वो रिएक्शन देने से फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है, आरएसएस को होता है। और ऐसे देखा जाए, छोड़ दो, कुछ रिफॉर्म की बात वो कर रहे हैं, आप लोग उस पर फैसला कीजिएगा। पर इतना याद रखिए कि एक तो कम्युनिटी के अंदर उग्रवादी तत्व जो भड़काते हैं लोगों को, उससे हमारा ही नुकसान होता है। और जो इस प्रकार के मुद्दों को बहुत रिएक्शन करेंगे, नहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे तो हमारा मजहब खतरे में आ जाएगा वगैरह वगैरह, वो भी मेरे ख्याल से उस रिएक्शन से सबसे ज़्यादा फायदा उनको ही होता है। और तीसरा, जैसे अभी नूपुर शर्मा का मामला था, अब नूपुर शर्मा के मामले में जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने नहीं सुना। 15-16 देशों ने जिनसे व्यापार है, जिनसे लेना देना है, उन्होंने बोला तो सुन लिया। तो सुना भी क्या, वो भी लीपापोती करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर वो जो जुम्मा के इसके बाद वायलेंस हुआ या करवाया गया, नुकसान तो मुस्लिम कम्युनिटी का ही है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि ना कोई अंदर से किसी को भड़काने दे, ना बाहर वाले को आकर भड़काने दे। ये अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, क्योंकि हमको एक इज्जत से जीना है, इज्जत से रोटी कमाना है, और पूरे देश में एक इंडियन के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, यहाँ के नियमों को मानते हुए जो सुधार करना है वो सुधार करें, और ऐसा तो कोई काम ना करें जिससे उनकी राजनीति पहले से और मजबूत हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2014 और उसके बाद का टॉपिक बहुत अच्छा है, और वो ये बताता है कि जब ये पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो कैसे धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं के गले को घोंट दिया जाता है। जुडिशरी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इलेक्शन कमीशन, ऐसा जिसकी चीज़ को आप नाम लो उसमें इस प्रकार की पार्शियलिटी आ जाती है। अब नहीं तो पुलिस अगर अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट यूज करे तो पुलिस को भी अधिकार है कि गवर्नमेंट के इलीगल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। कहीं बुलडोजर चलाना इलीगल है, किसी कानून में नहीं बैठता। कोई 2-4 पुलिस ऑफिसर उतनी हिम्मत वाले हों तो बोल सकते हैं ये गैर कानूनी ऑर्डर है, मंत्री जी मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मानता, पर वो हिम्मत ज़्यादा लोगों में हो नहीं सकती। तो हमारे हाथ में जितना है कि कम से कम हमारी कम्युनिटी के गुमराह लोग कोई ऐसा ना करें, कोई उनको गुमराह ना करे जिससे हमारी कम्युनिटी का नुकसान हो। ये मैं आपसे अपील करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।